everyone. I welcome you again in our beautiful channel that is Chemistry Guru Cool. Due to some reason, I couldn't take classes in the previously 3 to 4 days as I had to travel a long distance. So, in continuation to that, what we have left in the previous lecture, अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारा जो थीम था दैट इज आइसोमेरिज्म उसके बारे में बात करेंगे। तो आइसोमेरिज्म क्या है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आइसोमेरिज्म किस किस टाइप के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। प्रीडोमिनेंटली हमारा जो आइसोमेरिज्म होगा वो किस में रखेंगे हम? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर। आपको ये बात पता भी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो हो जाते हैं हमारे पास, एक हो जाता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और दूसरा हो जाता है स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हम बात कर लेंगे किसके बारे में? किसके बारे में? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ओवरऑल के बारे में हम बात करेंगे। ये हमारा थीम रहेगा। ये वीडियो को भी मैं लंबा ना लेकर के दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा ताकि थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग वे में लिया जा सके और थीम को समझा जा सके। तो हम किस पे ध्यान देंगे? सबसे पहले आज हम बात करेंगे किसके बारे में? आइसोमेरिज्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब क्या है कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन अलग अलग ओरिएंटेशन दिखाता हो। किसमें? 3D में, स्पेस के अंदर, या फिर बॉन्डिंग के बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे इफेक्ट दिखाता हो, तो हम उसको क्या कह देते हैं? आइसोमेरिज्म। या फिर पोजीशन के बेसिस पे हम इसको, अगर चेन के बेसिस पे अगर हम देखें तो अलग अलग टाइप से अगर ओरिएंटेशन होता है तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? आइसोमेरिज्म। ये सब सारी चीजें आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ी होगी। हम 11th क्लास में नहीं जाएंगे, 11th क्लास के लिए सेपरेट अलग वीडियोस होंगे। हम सिर्फ 12th क्लास के बारे में बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। तो आइसोमेरिज्म हमारे पास पता है आपको दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा हमारे पास होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कौन सा होता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहला हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दूसरा हमारे पास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन सा पढ़ेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर हम इसके अंदर पढ़ेंगे कौन सा? एक तो पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा हम पढ़ेंगे किसके बारे में? लिंकेज आइसोमेरिज्म। तीसरा हम बात करेंगे किसके बारे में? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और चौथा हमारे पास हो जाता है कौन सा? सॉल्वेट और हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। सॉल्वेशन और हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, ये सब सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में हम बात करेंगे इंडिविजुअली, एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। ये हमारा पहला थीम होगा, ये हमारा पहला थीम होगा। दूसरा थीम होगा हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप से हो जाएंगे हमारे पास। एक हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके अंदर जो ये हमारा पार्ट है, इसके अंदर दो कोऑर्डिनेशन नंबर पे बात करेंगे। कितने कोऑर्डिनेशन नंबर पे? दो कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6।
कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब आपको यह बात पता होगी, प्रीवियस लेक्चर से आपने ये हद तक सीख भी लिया होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में। एक होता है हमारे पास टेट्राहेड्रल और दूसरा हमारे पास होता है स्क्वायर प्लेनर। कौन सा होता है? स्क्वायर प्लेनर। तो हम क्या बात करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मतलब टेट्राहेड्रल में और स्क्वायर प्लेनर के अंदर। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हम बात करेंगे, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे, उसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज का जो हमारा थीम होगा या वीडियो लेक्चर आएगा, इसके अंदर हम कवर करेंगे कहां तक? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तक। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, कुछ कुछ पैरामीटर में एडिशन भी करूंगा और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे आइसोमेरिज्म के, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट ओवरऑल हम लेंगे वो हमारे दिमाग में पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके। उससे पहले जल्दी से आप क्या हम पढ़ने वाले हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं क्या करता हूं, एक एक करके इन सबको डिस्कस करता हूं। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रब कर देता हूं और हमारे थीम पे चलते हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और फिर एक एक करके बात करते हैं। और क्या, मेरे अंदाज से आपने जो मैंने प्रॉपर गैप दिया है उसके बीच में आपने काफी हद तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए होंगे और काफी कॉन्फिडेंस आपने चैप्टर पे गेन कर लिया होगा। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर सबसे पहला आ जाता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जहां पर भी आइसोमेरिज्म वर्ड यूज आएगा, दैट मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। तो इसके अंदर क्या होगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में? इसमें होगा, इसके लिए दो कंडीशन हम पैरामीटर ध्यान देंगे। दो पैरामीटर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कॉम्प्लेक्स होने चाहिए हमारे पास, मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स विल बी एनायनिक एंड कैटायनिक। एक हमारे पास एनायनिक पार्ट होगा तो दूसरा हमारे पास कैटायनिक पार्ट होगा। दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, दो मिला करके कॉम्प्लेक्स। ओवरऑल हम आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। लिखा क्या हुआ है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स लेंगे, एक हमारा आयनिक एनायनिक पार्ट होगा और दूसरा हमारे पास कैटायनिक पार्ट होगा। दो पार्ट होंगे। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे? हियर वी विल interchange the position of CMA। CMA का मतलब है सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन, आई लगा दे तो, एंड और सेंट्रल मेटल एटम और उसके अलावा किसके बारे में बात करेंगे? लीगेंड। कौन? लीगेंड। इसके बेसिस पे अगर आइसोमेरिज्म कोई बनता है, ये दो पैरामीटर होने चाहिए। पहले तो क्या? एनायनिक और कैटायनिक। ठीक है, उसके बाद हम इंटरचेंज क्या करेंगे? किसको चेंज करेंगे? हम स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? बेसिकली हम पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। पोजीशन को चेंज करते हैं, लिंक जो हो रखा है उसको थोड़ा सा इधर उधर करके हम नए नए वेरिएशन बनाने की कोशिश करते हैं। अगर नया वेरिएशन बन रहा है तो आइसोमेरिज्म है, नया वेरिएशन नहीं बन पा रहा तो आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। कैसे? अभी पता चल जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। इसको समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल देखिए। जैसे मैंने लिखा CO, लिख दिया NH3, CONH3, और यहां पर लिख लेता हूं मैं 6 लिख देता हूं, और इसके ऊपर मैंने लिख दिया 3+। ठीक है, ये एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। और दूसरा मैं ले लेता हूं Cr NO2
6 और इसके ऊपर मैंने लिख दिया 3 माइनस, मैंने 3 माइनस लिख दिया। ठीक है, अच्छी बात है। एक कैटायनिक दूसरा एनायनिक, पेयर हो गया, फुलफिल्ड हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन इंटरचेंज करना है पोजीशन, किसका, लिगेंड का और सीएमए का। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक हमारे पास ये हो गया, अब इसके आइसोमर्स बताने हैं। तो क्या किया मैंने, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, यहां पे CO एज इट इज रखा, कोबाल्ट है ये। NH3 जो एक यहां पर है उसको उठा करके यहां पर डाल देता हूं और इस NO2 को यहां पर ले आता हूं, इस NO2 को यहां पर लेके आ जाते हैं। एक NO2 हो गया और यहां पर जो एक NH3 था वो यहां पे ट्रांसफर कर दिया। तो अब यहां पे NO2 कितने रह गए, 5 और NH3 यहां पर कितने रह गए, 1। यहां पर NH3 कितना ऐड हो जाएगा, 1। यहां से एक NH3 कम हो गया, यहां से एक NO2 कम हो गया, ये एक स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरीके से दूसरा एक और आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। कैसे, NH3 को उधर भेजेंगे, NO2 को इधर लेके आएंगे। NH3 यहां पे लिखा 4, यहां पर NO2 को मैं बढ़ा रहा हूं तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर क्या लिखोगे, Cr, यहां पर लिखा हमने NO2। अब यहां से एक NO2 मैंने निकाल दिया क्योंकि यहां पे एडिशन कर रहे हैं, तो यहां पर NO2 कितना रह जाएगा, 4। यहां से NH3 मैंने एक निकाल दिया था इसीलिए 4 रह गया, और यहां पर NH3 कितने हो जाएंगे, 2। ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया हमारे पास। और क्या बना सकते हैं, देखिए और बना सकते हैं। मैंने लिख दिया CO NH3, यहां पर क्या लिख दिया मैंने, 3। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, NO2, ये भी 3। यहां पर क्या हो जाएगा, Cr, NO2 यहां पर 4 थे तो कितने बच जाएंगे, एक इधर चला गया तो NO2 3, और यहां से एक NH3 निकल गया था तो इसलिए यहां पे 3 हो गया। तो ये NH3 कहां जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, NH3 3 और ये 3 माइनस। अब देखिए ये तो आइसोमर्स कहलाएंगे ये दोनों, लेकिन आप इसको ध्यान से देखो, यहां पर क्या है, NH3 कितने हैं, 3, NO2 कितने हैं, 3, यहां पर NO2 कितने हैं, 3, NH3 कितने हैं, 3। ये दोनों सेम सेम हो गए, दोनों सेम सेम हो गए, तो ये आइसोमर नहीं रहेगा। दोनों यहां पर लिगेंड सेम सेम हो गए, लिगेंड सेम सेम हो गए तो भाई साहब ये आइसोमर नहीं है, ये आइसोमेरिक स्ट्रक्चर नहीं है, सेम सेम स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन हो जाए तो ध्यान रखिएगा ये आइसोमर नहीं कहलाएगा, ये आइसोमर नहीं कहलाएगा। तो क्या करेंगे, चेंज करेंगे कुछ। देखिए क्या कहते हैं, देखिए आप कहेंगे कि ये मेटल तो अलग है ना, ध्यान रखिए ओरिएंटेशन सेम रहेगा लिगेंड का। ओरिएंटेशन अगर सेम हो गया तो आइसोमर थोड़ी हुआ, अगर ओरिएंटेशन सेम हो गया, बॉन्डिंग सेम हो गई तो वो आइसोमर थोड़ी हुआ। चाहे मेटल कुछ भी हो, हमको मतलब किससे है, बॉन्डिंग से है। किस तरीके से बॉन्डिंग हो रखा है, उसके अंदर चेन कैसे बन रखा है, पोजीशन कैसे है, तो पोजीशन तो दोनों का सेम आ रहा है, सेम आ रहा तो ये आइसोमर नहीं कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करें, अब मैं क्या करूंगा, हमने कहा कि भाई साहब इंटरचेंज कर सकते हो आप सेंट्रल मेटल एटम को भी, तो मैं इसको उठा करके यहां पे ले आता हूं और इसको उठा करके यहां कर देता हूं और कुछ चेंजेस करते हैं। देखिए यहां पर मैंने लिख दिया CO के जगह पे Cr, CO के जगह पे लिख दिया Cr, और एक NO2 जो यहां पे था उसको उठा करके और रख देता हूं। तो यहां पे NH3 अब कितने रह जाएंगे, यहां पर NH3 यहां पर मैं क्या कर देता हूं, इसको 2, क्योंकि एक उठा करके यहां पे डालेंगे और एक NO2 यहां पे डालेंगे, तो ये NO2 कितने हो जाएंगे, 4। NO2 कितने हो जाएंगे, 4। यहां पे 3 प्लस, यहां पर कितने हो जाएंगे हमारे पास, इसको लिख दूंगा मैं CO, Cr यहां पे लिख दिया तो CO यहां पर, लिगेंड को नहीं, सेंट्रल मेटल एटम को इंटरचेंज कर दिया हमने। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये NO2 एक निकाल दिया तो 2 बच गया, और फिर NH3 यहां पे 3 था तो एक निकाल करके यहां पे रख दिया तो ये कितना हो गया, 4। ये एक आइसोमर, ये एक आइसोमर, ये एक आइसोमर। तो पूछ ले कि भाई साहब इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है, तो आप कह देंगे 3। कितने आइसोमर पॉसिबल है, तो आप कह देंगे 3। कैसे निकाला, समझ में आया। ये था हमारा क्या, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ये था कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए, ले लिया।
चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के बाद हम बात कर लेते हैं सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म के बारे में। किसके बारे में? सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म। सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म, सॉल्वेशन क्या है या फिर हाइड्रेशन क्या है? सॉल्वेशन और हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। आप इसमें से ही चीज को समझ गए होंगे कि हाइड्रेशन कहां पर, जहां वाटर इंक्लूड है, हाइड्रेशन वहां पे जहां पे वाटर इंक्लूड है। सॉल्वेशन, सॉल्युबिलिटी, जनरली हम सॉल्वेंट वाटर को रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो सॉल्वेशन जब भी आए, हाइड्रेशन वर्ड जब भी आए, तो वहां पे वाटर इन्वॉल्व होगा। तो इसमें क्या है आइसोमेरिज्म में, ध्यान से देखते हैं। यह कहा कि द वाटर मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड एज लीगेंड हियर। इस टाइप के आइसोमेरिज्म के अंदर जो लीगेंड होगा वो हमारा कौन होगा? वाटर होगा। ठीक है। दूसरा, देयर विल बी इंटरचेंज ऑफ काउंटर आयन एंड water molecule which could exist as water of crystallization water of crystallization क्या कहानी है? ये क्या लिख दिया है? देखिए, वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह काम करेगा, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है कि आप इंटरचेंज करोगे पोजीशन को, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि एक हमारे पास काउंटर आयन होना चाहिए। नहीं तो इंटरचेंज किसको करोगे? क्या होना चाहिए? काउंटर आयन होना चाहिए। काउंटर आयन बाहर रखेंगे और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इंटरचेंज करते रहेंगे। वाटर मॉलिक्यूल इसमें एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी यूज कर सकते हैं और उसको लिगेंड की तरह भी यूज कर सकते हैं। कैसे? इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, एग्जांपल लेते हैं, इसकी क्लैरिटी हमको मिल जाएगी। एग्जांपल क्या है हमारे पास? देखिए, जैसे मैंने ले लिया CONH3 ले लेते हैं, जैसे 6 ले लिया मैंने, NH3 नहीं, वाटर ले रहे हैं ना, सॉल्वेशन, तो H2O ले लिया और यहां पर मैंने लिख दिया Cl3। क्या लिख दिया? Cl3। अब जानते हैं जनरली कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मिलता है जनरली, तो यहां से ये पता भी चल जाएगा इसके कारण टोटल चार्ज कितना आएगा? -3। तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? +3। वाटर का चार्ज 0 होता है, तो मतलब कोबाल्ट का चार्ज कितना हो गया? +3। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है एनालिटिकली। हर बार हम यहां पर x लिख करके इसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे, दिमाग में कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? दिमाग में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। ये एक मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, कहा भाई साहब इसके लिए आइसोमर बताओ। ले लेते हैं, कौन सा आइसोमर? हाइड्रेशन आइसोमर या सॉल्वेशन आइसोमर निकाल देते हैं। क्या किया हमने? CO रखा, लिखा H2O। क्या लिखा? H2O। अब क्या करेंगे? एक Cl को अंदर लेके आएंगे और दूसरा H2O को बाहर करेंगे। देखिए कैसे। देखिए, यहां पर लिखा मैंने H2O5, एक H2O मैं बाहर रखूंगा, एक काउंटर आयन अंदर लेके आऊंगा। यहां पर कितने हो गए? Cl2। कितने हो गए? Cl2, क्योंकि एक Cl में अंदर लेके आ गया, किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स के अंदर। दूसरा दोनों Cl2 बाहर कर दिया और साथ में क्या लिख दिया हमने? एक H2O को बाहर कर दिया, डॉट H2O। ये डॉट H2O का मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा लिखा हमने CO, यहां पे लिखा H2O। क्या किया? एक H2O को बाहर निकालेंगे, यहां पर कितना हो जाएगा? 4। एक Cl को अंदर डालेंगे, बचा क्या? यहां पर एक Cl और यहां पर हो गया ट्वाइस ऑफ H2O। क्या बच गया? ट्वाइस ऑफ H2O।
तीसरा कंडीशन हमारे पास CO, फिर लिखा H2O, एक H2O और बाहर निकाल देंगे, यहां पर क्या बच जाएगा, Cl3 हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा, काउंटर आयन बचेगा, नहीं बचेगा। क्या बच जाएगा, सिर्फ थ्राइस ऑफ H2O। अब क्या आगे बढ़ेगा, नहीं, क्योंकि इंटरचेंज क्या हो रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, काउंटर आयन, ये है काउंटर आयन, और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, इनके बीच में इंटरचेंजेबिलिटी हो रही है। अब आप कहेंगे सर पता कैसे करें, पता कैसे करें, तो हम कहेंगे कि बहुत आसान तरीका है। कैसे, कि इसके अंदर आप डाल दो AgNO3। क्या डाल दो, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो यहां पर 3 मॉलिक्यूल्स AgCl का बन जाएगा। अगर 3 मॉलिक्यूल्स बना तो हम तुरंत पता कर लेंगे कि भाई साहब बाहर जो काउंटर आयन है उसमें कितने क्लोराइड है, 3। कितने हैं, 3। तो थ्राइस ऑफ AgCl बन जाएगा। यहां पर कितने बनेंगे, ट्वाइस ऑफ AgCl बनेंगे। यहां पर कितने बनेंगे, 1 टाइम्स ऑफ AgCl। और यहां पर कितना बनेगा, 0 टाइम्स ऑफ AgCl। कोई AgCl नहीं बनेगा क्योंकि काउंटर आयन है नहीं, ये कॉम्प्लेक्स है, ब्रेक नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स है, ब्रेक नहीं होगा। तो ये हमने बना दिया है आइसोमर। इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रेशन आइसोमर या सॉल्वेशन आइसोमरिज्म। क्या ये बात क्लियर हुई, ये था। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये था सॉल्वेशन और हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। इसके जो धाकड़ क्वेश्चन बनते हैं वो इससे बनते ही नहीं है। जो अच्छे क्वेश्चन जो आपके IIT में, नीट के अंदर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे वो इससे बनेंगे ही नहीं। तो किससे बनेंगे, धीरे धीरे पता चलेगा, देखते रहिए। अब आ जाता है मेन लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, अब ये क्या चीज है, लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है, ध्यान रखिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहता है ये, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दिस टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म is exhibited by ambidentate ligand, ambidentate ligand। जो एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है, एम्बीडेंटेड कौन होता है, ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर 2 डोनर साइट होता है, 2 डोनेटिंग साइट होता है। जैसे कि मैंने लिख दिया NO2। अब आपको पता होना चाहिए कि NO2 को ONO भी लिखा जा सकता है। ONO के अंदर ऑक्सीजन डोनर होता है और NO2 के अंदर नाइट्रोजन डोनर होता है। तो कहने का अर्थ है कि दोनों एक समय पे काम नहीं करेगा। एम्बीडेंटेड का मतलब क्या है, 2 डोनेटिंग साइट तो है लेकिन सिर्फ एक ही काम कर पाएगा। क्यों, हमने कहा कि इसके कारण जो है हमारे पास, इसके कारण जो है हमारे पास वो कितने मेंबर्ड रिंग बनते हैं, 1 2 3 4, 4 मेंबर्ड रिंग जो होता है वो अनस्टेबल होता है, 5 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होता है, 4 हो गया, 3 हो गया, ये सब अनस्टेबल होता है। तो जब ये अनस्टेबल है तो दोनों के दोनों डोनेशन साइट एक्टिव नहीं होते हैं। दोनों है तो सही लेकिन कोई एक ही डोनेट करेगा एट अ टाइम। ये आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखे होंगे, ठीक है। तो एम्बीडेंटेड होना चाहिए, पहली बात। तो एम्बीडेंटेड से लिंकेज से क्या असर है, देखिए लिंकेज से तो फर्क है। लिंकेज का मतलब क्या, लिंक, लिंक कैसे है, क्या ऑक्सीजन वहां पे डोनेटिंग है, क्या नाइट्रोजन वहां पे डोनेटिंग है, कौन है, उस बेसिस पे स्ट्रक्चर तो चेंज होगा ना, उस बेसिस पे स्ट्रक्चर तो चेंज होगा। एक में आप SCN लिखोगे तो दूसरे में NCS लिखोगे तो लिंक तो चेंज हो गया ना, लिंक तो चेंज हो गया। जब लिंक चेंज हो गया, कंपाउंड चेंज हो गया, तो हमारा आइसोमेरिज्म भी चेंज हो गया। तो देखिए इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम लिंकेज आइसोमर कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं, कैसे ले लिया हमने CO लिख लिया हमने, NH3 4, फिर यहां पे लिख दिया NO2 और यहां पे लिख दिया SCN। ये हमने कोई एक कंपाउंड ले लिया, कोई एक कॉम्प्लेक्स ले लिया, ठीक है।
अब कहा भाई साहब इसके लिए आइसोमेरिज्म निकालो और उसके टाइप बताओ, तो हम कहेंगे टाइप तो भाई साहब ये तो एम्बिडेंटेड लिगेंड है NO2 HCl, तो हो सकता है ये लिंकेज आइसोमर हो सकता है। चेक कर लेते हैं। देखिए क्या किया हमने, यहां पे लिखा CO, लिखा NH3 4 टाइम्स। अब क्या करेंगे, एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे को चेंज करेंगे। देखिए पहले टर्म्स में मैंने इसको लिखा NO2 ही लिखा, सिर्फ NO2, लेकिन इसको चेंज कर दिया, मैंने इसको लिख दिया NCS। क्या लिख दिया, NCS। ये थायोसाइनाइट है, थायोसाइनाइट में यहां पे डोनेटिंग सल्फर है, यहां पे डोनेटिंग नाइट्रोजन है, तो चेंज हो गया, लिंक चेंज हो गई, डोनेशन साइट चेंज हो गया मेटल को, तो स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। समझ गए बात ये? अच्छा अब अब क्या हो गया, अगले बार में क्या करते हैं, यहां पर लिखा हमने CO, ये लिखा NH3, ये लिखा 4 टाइम्स। अब क्या करते हैं, मैंने इसमें इसको फिक्स रखा और इसको चेंज कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको फिक्स रखते हैं और इसको चेंज करते हैं, तो करके देख लेते हैं। मैंने क्या किया, इसको लिख दिया ONO, क्या लिख दिया ONO, और यहां पर इसको रख दिया NCS, क्योंकि ये भी फ्रेशली चेंज किया तो इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। एक बार NCS का NO2 के साथ में और एक बार NCS का ONO के साथ में, तो एक और बन सकता है। कैसे बन सकता है, देखिए NH3 4 लिखा। अब क्या करता हूं मैं, ONO तो यहां पर सेम रखता हूं, ONO तो मैं सेम रखता हूं, लेकिन यहां NCS के जगह पे मैंने क्या कर दिया SCN। क्या देखिए ये ऊपर से मिल रहा है, क्या अलग है, यहां पर ONO है, क्या है ये ONO है, लेकिन ONO के साथ में SCN है, यहां पर NO2 के साथ में SCN है, तो ये आइसोमर्स हो गए, अलग अलग हो गए। यहां पर ऑक्सीजन लिंकेज में है, यहां पर नाइट्रोजन लिंकेज में है। समझ में आ गई बात? और यहां पर देखिए अगर ये दोनों सेम थे तो यहां पर कौन था, नाइट्रोजन लिंकेज में है, यहां पर सल्फर लिंकेज में, ये दोनों अलग अलग हो गए। सेम टू सेम इन दोनों को देखो तो यहां पर NO2 लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर सल्फर है डोनेटिंग, यहां पर नाइट्रोजन है डोनेटिंग, तो लिंकेज चेंज हो गए। टोटल आइसोमर्स 3। ये टाइप के लिंकेज, इस टाइप के आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, लिंकेज आइसोमर्स कहते हैं। बड़ा आसान है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा बन जाता है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। आयोनाइजेशन वर्ड में ही इसका मतलब छुपा पड़ा है। करना क्या है कि आयंस लेना है, और आयंस को इस तरीके से लेना है कि इसके अंदर जब आयंस ब्रेक हो तो हमको कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी चार्ज दिखे और काउंटर आयन के ऊपर भी चार्ज दिखे। कैसे समझते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, देयर इज दे जनरली dissociate and the variation is experienced with respect to counter ion। अब ये बात क्या कह दी है कि डिसोसिएट तो होगा और इसमें वेरिएशन मिलेगा भी, लेकिन वेरिएशन किसके रेस्पेक्ट में, काउंटर आयन जो बाहर होता है उसके रेस्पेक्ट में हमको पता चलेगा। और उसको कैसे पता करेंगे, उसका भी तरीका है। तो एक एग्जांपल लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। आयोनाइजेशन से समझ में आता है, डिसोसिएट करके पॉजिटिव नेगेटिव आयन बनाता हूं। देखिए कैसे होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। जैसे मैंने लिखा Cr NH3 4 NH3 3 Br2 और मैंने लिख दिया Cl।
ये लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, Br2Cl। तो अब क्या कहानी है इसके अंदर देखिए, इसके कैसे टाइप बना सकता हूं मैं। इसको मैंने ऐसे लिख दिया Cr NH3 यहां पर लिखा Br और Cl, और एक Br को बाहर कर दिया, एक Br को बाहर कर दिया, काउंटर आयन बना दिया। क्या बना दिया, काउंटर आयन। इसको मेटल के साथ में नहीं रखा हमने, लिगेंड की तरह नहीं रखा, काउंटर आयन बाहर है। दूसरा Cr रखा NH3, फिर हमने लिख लिया इसके ऊपर, हमने लिख लिया जैसे यहां पर रखा हुआ है Br2, और इसका Cl जो है ये बाहर कर दिया हमने, इस Br को अंदर लेके आ गया और Cl को बाहर कर दिया। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन गए, एक में Br था, एक में Cl हो गया। इसको थोड़ा सा तोड़े, इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, Cr पानी के अंदर डाला इसको ब्रेक करने के लिए 3, तो ये BrCl। अब क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो इसके ऊपर चार्ज क्या बनेगा, +1, और ये बन जाएगा Br-, क्या बच जाएगा, Br-। यहां पर क्या बच जाएगा, Cr NH3 होल थ्राइस Br2, यहां पर क्या बच जाएगा प्लस, और यहां पे बच जाएगा Cl-। अब कहेंगे कैसे पता करें, बहुत आसान है। क्या आसान है, इन दोनों के अंदर मिला दीजिए आप AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, बड़ा ही आसान चीज है, क्योंकि ये तुरंत AgBr और AgCl बना के दे देगा। अब पता कैसे करें, तो जैसे इसको आप इसके अंदर मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, AgBr पहले वाले कंडीशन में, और दूसरे वाले कंडीशन में बन जाएगा AgCl। AgCl का कलर कैसा होता है, AgCl का कलर होता है व्हाइट, व्हाइट कलर की पीपीटी आएगी, और इसके अंदर पेल येलो, कैसा, पेल येलो पीपीटी आएगा। इससे हम पता कर लेंगे कि काउंटर आयन कौन है, इससे हम ये पता कर लेंगे काउंटर आयन कौन है। ये हमारा टाइप का आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, ये था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में जानकारी, ठीक है। अब अगले टाइप पे आते हैं, और अगला हमारे पास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कौन सा है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम पहला पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो में स्टीरियो आइसोमर में हम पहले पढ़ रहे हैं किसको, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इससे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछते हैं फाइंड द नंबर ऑफ GI, फाइंड द नंबर ऑफ GI एग्जिबिटेड बाय द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, इसको पता करना। अब क्या करते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने हैं, कैसे निकालते हैं, इन सब चीज के बारे में बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर पहला हमारे पास क्या हो जाता है, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 हो तो हमारे पास बन जाता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और दूसरा स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री। अब देखिए, पहला आ जाता है हमारे पास टेट्राहेड्रल। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे दिखती है, कैसे दिखती है, इस तरीके से। जैसे मैंने बना लिया, मान लेते ये M है, मेटल, यहां पर A एक लिगेंड है, B एक लिगेंड है, C एक लिगेंड है, और D एक लिगेंड है। ये कुछ ज्योमेट्री जो है ये कहलाता है, और इसके बीच का एंगल होता है 109.5 डिग्री। 109.5 डिग्री एंगल जो होगा ये क्या कहलाएगा हमारे पास, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब कहानी क्या है कि GI क्या होता है, GI का मतलब क्या है कि स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन करना है, स्पेशियल ओरिएंटेशन 3D में, किसमें, 3D में, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है ये, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इन स्पेस।
ठीक है। अब हमने क्या किया, अगर ज्योमेट्री में कोई भी वेरिएशन नहीं आता, ज्योमेट्री में वेरिएशन से मतलब क्या, एंगल चेंज होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अगर एंगल चेंज होता है, स्पेशल अरेंजमेंट में चेंज होता है, तब हम कहेंगे कि भाई साहब ये जीआई दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, क्योंकि स्पेस में इसमें वेरिएशन मिल रहा है। अब अगर स्पेस में वेरिएशन देखना है तो सबसे पहले उसके अंदर एंगुलर वेरिएशन देख लो। अगर एंगल में वेरिएशन बन रहे हैं तो वो जीआई दिखाएगा, नहीं तो जीआई नहीं दिखाएगा। अब कंडीशन आ जाती है कि हमने एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो ले ली। अब एक बात आप समझिए कि जब भी मैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात करूंगा तो उसमें हर बार एंगल तो 109.5 ही आएगा। चाहे मैं इस D को हटा करके यहां पर लिख दूं और A को यहां पर लिख दूं, क्या ये एंगल चेंज होगा? क्या मैं इसको A को उठा करके यहां पर रख दूं और C को इंटरचेंज कर दूं लिगेंड के डायरेक्शन को और पोजीशन को, तो क्या एंगल चेंज होगा? आंसर है एंगल चेंज नहीं होगा। तो कंडीशन आ जाता है, तो हम यहां पर नोट बना करके लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे कि भाई साहब अगर आप कंफर्म कर लेते हैं कि भाई साहब ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो आंख बंद करके उस पर लिखिए जीआई 0। आंख बंद करके लिखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री डजंट एग्जिबिट जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता। तो अगर आपने किसी भी कोई कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा हो और आपने पता कर लिया कि ये जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो मेटल है वो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। किसमें है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये भाई साहब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो आपसे पूछेगा क्या कि जीआई बताओ कितने हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताओ कितने हैं। तो आप कहोगे भाई साहब ये तो टेट्राहेड्रल है, इसके अंदर एंगल चेंज होता नहीं है। एंगल चेंज होता नहीं है तो मेहनत क्यों करें, जीआई लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे? जीआई 0। तो लिख दो 0 और इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर का भी होता है, उसके बारे में बात करते हैं। क्या वो जीआई दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं स्क्वायर प्लेनर के बारे में। स्क्वायर प्लेनर के बारे में, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर प्लेन होगा और कैसा होगा? स्क्वायर जैसा, ठीक है। देखते हैं कैसा दिखता है। ऐसा दिखता है M, ये ऐसा दिखेगा आपको। यहां पर कुछ भी लिख लो आप, ABCD लिख लिया हमने, ABCD मैंने लिख दिया। अब आपसे पूछेगा कि क्या स्क्वायर प्लेनर, अब पता करना पड़ेगा। स्क्वायर प्लेनर के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? DSP2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? DSP2। DSP2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया अगर सेंट्रल मेटल का, तो हम इसको आंख बंद करके लिखेंगे स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर अगर हमको पता चल गया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 इसका भी होता है ना, तो इसको निकालना पड़ेगा सेंट्रल मेटल को कि ये DSP2 है या sp3 है। sp3 होगा तो GI 0 और DSP2 होगा तो GI कितने हो सकते हैं? 2। GI कितने हो सकते हैं? प्रीडोमिनेंटली एक कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन वेराई कर सकती है। ये नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहा हूं, कितने होते हैं? सिस और ट्रांस जनरली होता है। कितने होता है? सिस और ट्रांस। और सिस और ट्रांस ज्योमेट्री भी वेराई कर सकती है विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, ABCD लिगेंड्स। तो कितने भी जीआई बन सकते हैं, 15 जीआई भी बनते हैं, 15 जीआई स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं। कैसे बनते हैं समझते हैं। देखिए जब मैं इसकी बात कर रहा हूं स्क्वायर प्लेनर की, ध्यान से समझना आप। मैंने क्या किया, एक टाइप लिख लेते हैं, यहां पर एक टाइप लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा M, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया MA2B2। मैंने लिखा
M(A2)B2। A2B2 क्यों लिखा? यहां पर A दो ले लेंगे और B दो ले लेंगे, अलग अलग भी ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, ले लेंगे। पहले इसकी बात कर लेते हैं। M(A2) मैंने क्या किया, A को यहां पर लिख दिया, B को यहां पर लिख दिया, ठीक है। एक स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बना दिया, दूसरा स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बनाया, देखना आप। यहां पर लिख लिया मैंने A, यहां पर लिख लिया A, यहां पर लिखा B, यहां पर लिखा B। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, स्क्वायर के बीच में यहां पर एंगल कितने बनते हैं? 90 डिग्री। भाई साहब कितने बनेंगे? 90 डिग्री। तो अगर A और A सेम सेम, अगर सेम एक ही प्लेन में दिखे, सेम एक ही, ये चारों तो एक ही प्लेन में है, अब अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री बनती हो, क्या बनती हो? 90 डिग्री। अगर आपने कंफर्म कर लिया कि मेरे को A के रेस्पेक्ट में देखना है, तो A और A के बीच में देखिए कितना एंगल बन रहा है, तो आपने कहा भाई साहब कि 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। आपने कहा A और B के रेस्पेक्ट में मेरे को देखना है, आप देख लो कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। किसी एक को फिक्स कर लो, उसके रेस्पेक्ट में देखो 90 डिग्री। अब आपने कहा कि भाई साहब अगर मैंने A और B को देखा तो यहां पर तो क्या बन रहा है? 90, लेकिन यहां पर A और B है तो इसमें 180 भी तो बन रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। एक में ही 90 भी बन रहा है और एक में ही 180 भी बन रहा है। तो हम कहेंगे कि अगर जब आपके पास सेम सेम है तो सेम सेम वाले को देख लो। तो A के रेस्पेक्ट में कितना बन रहा है? 90। यहां पर देखिए A और A अपोजिट हो गया, तो यहां पर एंगल कितना बन रहा है? 180। जब 180 बने तो इसको कहा जाता है ट्रांस ज्योमेट्री। क्या कहा जाता है इसको? ट्रांस ज्योमेट्री। और जब ये 90 डिग्री बनाएगा तो इसको क्या कहा जाएगा? सिस ज्योमेट्री। तो कितने ज्योमेट्री हो गए हमारे पास? जीआई कितने हो गए? दो, एक ट्रांस और दूसरा सिस। सिस और ट्रांस। तो अगर आपसे पूछे, अगर आपको ऐसा टाइप का कोई लिगेंड दे दे, जैसे दे दिया एम में लिख दिया आपको, जैसे फॉर एग्जांपल CO लिख दिया NH3 ट्वाइस, और लिख दिया आपको, जैसे लिख देते हैं H2O ट्वाइस, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए? 4। तो आप इसको देखते ही आपसे पूछेगा जीआई कितना होगा, आप आंख बंद करके बोलोगे भाई साहब ये तो M(A2)B2 टाइप है, M(A2)B2 टाइप है, सीधा लिखोगे GI2। सीधा क्या लिखोगे? GI2। इतना मेहनत नहीं करेंगे, GI लिखेंगे सीधा 2। और कौन सा टाइप हो सकता है? देखिए मैंने लिखा M(A2)B2, अब लिख सकते हो आप M(A2)BC, M(A2)BC। तो इसका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा बन जाएगा। आप बना सकते हो, हालांकि सबके स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें आप नॉर्मली याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर A हो गया, यहां पर A लिख दिया मैंने, यहां B लिख दिया, यहां पे C लिख दिया। अब इसके रेस्पेक्ट में ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया? सिस। इसी तरीके से मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया M, यहां पर क्या लिख दिया मैंने? A, यहां पे लिख दिया A, ये लिख दिया B और ये लिख दिया C। अब देखिए ये B और C के रेस्पेक्ट में भी ये 90 डिग्री था, लेकिन यहां पर B और C अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो 180। ऐसा नहीं है कि सिर्फ A को ही देखना है, आप इसके रेस्पेक्ट में भी देख सकते हो। यहां पर ये 90 डिग्री बना रहा है, यहां पर ये 180 डिग्री बना रहा है, तो 180 डिग्री बना रहा है तो ये क्या हो गया? ट्रांस। क्या हो गया? ये ट्रांस। ज्योमेट्री चेंज हो रही है, ज्योमेट्री चेंज हो रही है तो वो जीआई दिखा रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्पेशल अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। तो इसमें भी जीआई कितनी हो जाएगी? आप लिख दोगे 2। जीआई कितना लिख दोगे? 2। और कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। आप इसमें A2 लिख दोगे, NH3 ट्वाइस, यहां पर H2O लिख दो, यहां पर Cl लिख दो, पता कर लेंगे। अगर वो DsP2 स्क्वायर प्लेनर है तो कहानी को खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। M(A2)B2 हो गया, M(A2)BC हो गया। और बात कर लेते हैं, और कौन सा हो सकता है स्क्वायर प्लेनर में। अब मैंने ले लिया M(A)B(C)D, मतलब चारों लिगेंड अलग अलग,
चारों लिगेंड अलग अलग, तब जीआई कितने होंगे वो देखना है हमको। तो जब एम ए बी सी डी होता है तो इसको कैसे बता सकते हो आप? एम यहां पे लिख दिया ए, यहां पे लिख दिया बी, यहां पे लिख दिया सी, यहां पे लिख दिया डी। पहला स्ट्रक्चर तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में इसके पोजीशन को चेंज करते हो। यहां पर कभी आप बी लिखो, यहां पर बी, अगले बार यहां पे लिखो बी, अगले बार यहां पर लिखो। पोजीशन को चेंज करते हो, पोजीशन को चेंज करते हो, ठीक है। तो मैंने टोटल पोजीशन क्या देखा कि अगर मैं यहां पर लेता हूं तो ये बी के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री है, यहां पर ले लेता हूं, ऐसे मैंने लिख दिया ए, यहां पे लिख दिया बी, यहां पे सी और यहां पे डी। अगर मैंने यहां पर हटा करके अब मैं इसको घुमा रहा हूं, देखना है ना, यहां पर मैंने सी लिख दिया, यहां पर बी लिख दिया, यहां पे डी लिख दिया। अब ए और बी के रेस्पेक्ट में ये 180 डिग्री हो गया। कितना हो गया ये? 180 डिग्री। अब अगला तीसरा कंडीशन ले लेता हूं, यहां पे लिखा एम, ये है ए, यहां पर कर दिया मैंने डी, यहां पर कर दिया मैंने सी और यहां पर कर दिया मैंने बी, ठीक है। तो ये कंडीशन कितना हो गया हमारे पास? अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए, ए के पोजीशन को चेंज कर देते हैं ना, एक पोजीशन तो ये हो गया 90, ये पोजीशन हो गया 180, फिर ये पोजीशन जो है वापस से 90 हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा वेरिएशन में लेके आते हैं, इसको क्या करते हैं, ए के पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। यहां पे लिख दिया हमने बी और यहां पर लिख दिया मैंने डी, ये ले लिया हमने। तो इसके रेस्पेक्ट में देखोगे अब ए का पोजीशन मैंने चेंज कर दिया है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये 180 डिग्री आ गया। तो कुल मिलाकर के हम इसमें क्या कह सकते हैं कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज कितनी बन जाती है? जीआई 3 की। आप कहेंगे ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो आप इसको सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हो। कैसे? कि आपने ए के पोजीशन को फिक्स कर दिया, आपने ए के पोजीशन को फिक्स कर दिया। एक बार यहां पर बी लिखा तो कितना जीआई हो गया? 1। दूसरी बार यहां पर सी लिखा, कितने हो गए? 2। तीसरी बार यहां पर डी लिखा तो कितने हो गए? कितने हो गए? पहले बी, फिर सी और फिर डी। तो टोटल कंडीशन क्या हो गया? बी, सी और डी मिला करके टोटल कंडीशन हमारे पास 3 बने। तो मतलब यहां पर अलग अलग ओरिएंटेशन अगर आएंगे, अलग अलग लिगेंड, तो अलग अलग वेरिएशन भी तो बनेगा। बी अलग है, सी अलग है, डी अलग है, अलग अलग लिगेंड है तो अलग अलग ओरिएंटेशन भी होगा। अलग अलग ओरिएंटेशन होगा तो हमारा जीआई कितना हो जाएगा? 3। जीआई कितना हो जाएगा? 3। इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। चलिए इसको हटाते हैं। अब देखिए ये था एम ए बी सी डी टाइप। और कोई टाइप? बिल्कुल और भी टाइप हो सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया एम्बीडेंटेड। क्या ले लिया? एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड नहीं लेंगे, बाइडेंटेड। बाइडेंटेड लिगेंड लेंगे क्योंकि इसमें एक ही डोनेटिंग साइट होता है। बाइडेंटेड लिगेंड लिया। बाइडेंटेड को कैसे लिख सकता हूं? एम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बताना है तो AB2 लिख दिया। AB2, ए एक डोनेटिंग साइड, बी दूसरा डोनेटिंग साइड, इसीलिए मैंने बोला बाइडेंटेड, ठीक है। 2 लिखा हुआ। अब 2 डोनेटिंग साइड है तो मतलब क्या होंगे? इसके बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। 2 सिग्मा बॉन्ड के साथ में क्या लिखा हुआ? 2। तो मतलब टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे? 4। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया? 4। तो इसको कैसे बताएंगे हम? इसको ऐसे बताएंगे, एम लिखा यहां पर ए बी, ध्यान रखिएगा दोनों एक है, इसको जोड़ देंगे ऐसे, दोनों एक है, ए बी लिंकेज से जुड़ा हुआ है, दोनों साथ है। और इसको कैसे बता दोगे? ए और यहां पे लिखा बी। ये हो गया इसका ज्योमेट्री, ठीक है। ये दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर ए बी, ये एक ज्योमेट्री हो गया। दूसरा एम, यहां पर लिखा मैंने ए, यहां पर लिखा बी। अब ये ए बी लिखा होता है, इसके स्पेस को चेंज कर देते हैं। यहां पर ऊपर बी ले लिया, यहां पर ए ले लिया। इसके ओरिएंटेशन को मैंने चेंज कर दिया, फ्लिप कर दिया। फ्लिप कर दिया तो ध्यान रखिएगा ये ज्योमेट्री क्या हो गई? चेंज। ज्योमेट्री क्या हो गई? चेंज। यहां पर पहले बी भी था, अब देखिए बी ट्रांसपोजिशन पे आ गया है। तो हमने इसको क्या कह दिया भाई साहब कि इसके अंदर जीआई कितनी हो गए? 2, एक सिस और एक ट्रांस, तो 2 जीआई हो गए।
ये था बाइडेंटेट अगर हो कोई तो। अगर ऐसा लिखा हुआ जाता बाइडेंटेट में MAA2 MAA2 तो ध्यान रखिएगा GI यहां पर हो जाता जीरो। क्यों जीरो होता है? क्योंकि यहां पर भी A, यहां पर भी A, यहां पर भी A, यहां पर भी A, तो आप इसको फ्लिप भी कर दोगे तो A ही तो रहेगा, दोनों जगह सेम ही हो जाएगा। तो सेम हो जाएगा तो डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे हुआ, डिफरेंट ज्योमेट्री कैसे हुई, नहीं होगी। तो GI कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ये बात जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कैसा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो कैसे काम होगा, देखिए ऐसे लिखेंगे हम इसको M, यहां से कोई एक A, यहां पे A मान लेते हैं, यहां पर A, यहां पर A, यहां पर A और यहां पर A। ये हो गया हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये एक प्लेन है, मान लेते हैं ये कोई एक प्लेन है, तो एक ऊपर की तरफ होगा और एक नीचे की तरफ, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। ये जेड एक्सिस हो गया और ये क्या होगा, एक्स और ये वाई। तो एक्स वाई जेड प्लेन होते हैं इसके अंदर, ऑक्टाहेड्रल के अंदर। ठीक है, ये क्या है, अबव द प्लेन, ये क्या है, बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, ऑन द प्लेन। तो ये इन द प्लेन अगर मैं बात करूं तो ये सारे इन द प्लेन है, और ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन है। लेकिन अब देखो इसके अंदर सारे के सारे सेम सेम लिगेंड है, तो पोजीशन अगर चेंज भी कर दोगे, तो पोजीशन अगर चेंज भी कर दोगे, मान ले तो इस ए को मैंने यहां से हटा करके यहां पर लिख दिया, तो क्या कोई निहाल कर दिया गया, क्या अलग ज्योमेट्री बन गई, क्या ये अलग ज्योमेट्री बनी? तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, MA6। MA6 अगर सेम सेम लिगेंड अगर हो जाता है, सेम सेम लिगेंड हो जाता है, कंडीशन आइसोमेरिज्म के लिए हेट्रोलेप्टिक होना चाहिए। अगर सेम सेम हो गया तो इसके अंदर GI होगा जीरो। क्या हो जाएगा, GI जीरो। GI क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, कोई एंगल चेंज हुआ ही नहीं। अब दूसरा आ जाता है हमारे पास, ये था A, फिर ले लेते हैं हम B। अगर मान लेते हैं कि M बहुत बड़ा एहसान करके मैंने एक A को कम कर दिया और लिख दिया फिर B, MA5B लिख लेते हैं, देख लिए कैसा दिखता है। M यहां पर A, यहां पर लिखा A, यहां पर लिखा B। ठीक है, यही किया। अब एक बात मुझे बताइए कि अगर मैं मानता हूं, मैं कहता हूं इसका GI बताओ, GI मतलब इसका आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाओ। तब अगर आइसोमेरिक स्ट्रक्चर मैं ज्यादा से ज्यादा बना भी दूंगा तो कैसा बनाऊंगा कि भाई साहब ये जो A है इसको हटा दूंगा मैं, यहां पर B लिख दूंगा, यहां पर A लिख दूंगा, तो कोई बहुत बड़ा निहाल कर दिया गया, क्या कोई बहुत बड़ा निहाल कर दिया? मतलब इसका कहने का मतलब है कि अलग ओरिएंटेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर इसका अलग ओरिएंटेशन पॉसिबल ही नहीं है, मतलब GI क्या हो गया, जीरो। इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होती है, इसको काटोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी अपने को, तो GI जीरो होगा इसके। ठीक है, GI क्या होगा, जीरो। तो ध्यान रखेंगे MA6 और MA5B हो जाए, ये तो हेट्रोलेप्टिक हो गया, अलग अलग हो गया इसके अंदर लिगेंड, तो भी इसके अंदर GI क्या होगा, जीरो। तो GI कहां से स्टार्ट होगा, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। रात के बज रहे हैं 11:30 और क्या चल रहा है, वीडियो। देखिए आगे बात करते हैं, ले लेते हैं हम, जैसे मैंने लिखा MA4B2, यहां से स्टार्ट करेंगे GI देना, यहां से देंगे GI, और फिर मैं एक आपको टेबल बताऊंगा, वो आप याद कर लेना। उस टेबल को अगर आपने याद कर लिया तो आप सारे क्वेश्चन निकाल देंगे JEE के।
MA4B2, MA4B2 इसके अंदर GI कितने होते हैं? तो आपका आंसर होगा 2। कैसे? देखिए, कुछ चीजों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर उसके बाद आप याद कर लेंगे। यहां पर A, यहां पर A, यहां पर A, यहां पर A, 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 यहां पर लिख दिया मैंने B, यहां पर लिख दिया मैंने B। ठीक है, बराबर, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या हो गई हमारे पास? इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या हो गई हमारे पास? 180 डिग्री। क्या हो गई हमारे पास? 180 डिग्री। ठीक है, और अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, जैसे यहां पर M लिखा, यहां पर A लिखा, यहां पर B लिख दिया मैंने, यहां पर A लिख दिया, यहां पर A लिख दिया, यहां पर A लिख दिया, और यहां पर मैंने A लिख दिया। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना हो गया एंगल? A B के बीच में 90 डिग्री, और ये B और B के बीच में 90 डिग्री। तो हमारे पास क्या है? कहानी कहने का अर्थ क्या है कि अब जो हमारे पास है B और A के बीच में 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर बन जाएंगे। GI इसका कितना हो जाएगा? 2। GI इसका कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, लिख लूंगा मैं MA4BC, MA4BC, कुछ नहीं, इसके अंदर भी GI कितना होगा? 2। ठीक है, और क्या याद रखना है? ये हो गया A, ये हो गया B, फिर हमको याद रखना है M A3B3, M A3B3, इसके अंदर भी GI कितना होगा? 2। कितना होगा GI? 2। उसके बाद D आ जाएंगे M A3B2C, M A3B2C, ये हम बात कर लेंगे। और इसके अंदर जो हमारे पास GI आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 3। कितनी आ जाएगी GI? 3। उसके बाद M A3BCD, M A3BCD, इसके अंदर कितना आ जाएगा? 4। इसके अंदर GI कितना आएगा? 4। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है F। क्या हो जाएगा? F। तो हमने क्या लिख लिया इसको? MA2B2C2, MA2B2C2, इसमें GI कितने हो जाएंगे? आपका आंसर हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। फिर आ जाता है G, MA2BC, MA2BCDE, MA2BCDE, यहां पर कितने हो जाएंगे? 6। H, M, A, B, C, D, E, F, कितने हो गए? 3 और 3 6। इसमें कितने हो जाएंगे? 9। इसमें कितने हो जाएंगे? 9। ठीक है, एक और रह गया इसमें, 1 मिनट रुकिए, एक और रह गया। MA2,
B2CD, MA2B2CD। इसको मैं तरीका बताऊंगा कैसे याद रख पाओगे आप। M फिर A2BCDE, यहां पर हो जाएगा 9, और MABCDEF इसमें हो जाएगा 15। फिर M AA3B3 इसमें हो जाएंगे 2। इसके अंदर कितने हो जाएंगे 2। फिर आ जाएगा MAB, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर यहां पे 3 लिखूंगा तो कितने हो जाएंगे 6। ये बाइडेंटेड नहीं है इसीलिए यहां पर AA लिखा मैंने। बाइडेंटेड मतलब 3 इंटू 2 6, तो यहां पर भी कितने हो जाएंगे 2, यहां पर भी कितने हो जाएंगे 2। फिर यहां पे हो जाएगा HIJ, ये हो गया K, फिर ये हो गया L, ये हो गया M, फिर लिखा यहां पर A3, फिर यहां पे लिखेंगे B2CD 3, B2C, ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये भी 2 हो जाएंगे। अब इसको याद कैसे करें, याद कैसे करें ध्यान रखिएगा। पहले लिखो MA4B2, यहां पर A4 सेम टू सेम, B2 के जगह पे क्या लिख लेना BC, एक B कम करके वहां पे C लगा देना है। 4 से स्टार्ट करेंगे, फिर 3 पे आएंगे, फिर 2 पे आएंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। ये याद कर लेंगे हम टेबल, बड़े काम की चीज है। फिर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कैसे याद रख लोगे। फिर यहां पे MA3B3 लिखा, इसका 2, A3 सेम टू सेम रखा, यहां पर B3 की जगह पे B2 और C कर दिया, जैसे यहां पे किया था B2 की जगह BC कर दिया था, वैसे B3 की जगह पे B2C कर देना। उसके बाद B2 को डिवाइड कर देना BCD में, और ये A3 एज इट इज। अगले बार में 3 वाला हो गया, अब 2 से स्टार्ट, तीनों को 2 2 2 2 लिख दो। फिर इसको सेम रखो, B2 को सेम रखो, यहां पे C2 था, लास्ट वाले में चेंज करते थे, अब इसको CD लिख दिया। अगले बार में क्या करेंगे A2 सेम, इसके अंदर अब ये CD तो किया हुआ था, इसके अंदर भी चेंज, तो अब पूरा चेंज होगा तो क्या लिखेंगे BCDE, तो 9। अब पूरा ही चेंज कर दो तो MABCDEF, टोटल कितने हो गए 6, तो इसके 15 GI होते हैं। अब ये MA3AA सेम सेम है, तो ये क्या हो गया मोनोडेंटेट, यहां पे 3, यहां पर भी 3, इसके कितने हो गए GI 2। फिर MAB बाइडेंटेट, यहां पे 3 लिखा हो, यहां पर हो जाएंगे 2। फिर ये AA3 था, यहां B2 था, यहां पर क्या कर दिया B3 था, यहां पे क्या कर दिया B2, और पीछे क्या लगा दिया C इक्वल टू 2। अब इसको याद कैसे रखोगे, याद ऐसे रखेंगे 2 2 2, 3 बार 2 आ गए, क्या आ गए 2 2 2। फिर क्या लिखोगे 3 4 5 6, 3 4 5 6, 6 में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 9 6 15 कितने होते हैं 15, 9 6 कितने होते हैं 15, तो ये आ गया 15। और इन तीनों के क्या लिख लोगे फिर वापस से 2 2 2। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये जनरली इसके याद करने का एक ट्रिक है, बाकी ये बहुत लंबा हो जाता है 15-15 GI निकालना, तो हम इसको डायरेक्टली याद कर लेते हैं। वहां पर एग्जाम में हम ये बनाना चालू नहीं करेंगे, तो हमको याद क्या करना है, ये छोटा सा ट्रिक याद कर लेना है, इसको यूज कर लेना है हमको। ये यूज करते ही हम डायरेक्ट GI बता देंगे। तो अगर आपसे इस टाइप से पूछे 4 ऐसा लिगेंड और 2 ऐसा लिगेंड, इसके क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ में आएगा, तो GI 2 लिख देंगे, यहां पर GI 2, यहां पर GI 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पर 5, यहां पे 6, यहां पे 9, यहां पे 15, और फिर वापस 2 2 2। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, ये बात क्लियर हो गई। तो ये थी कहानी हमारी, किसकी,
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जल्दी से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और फिर पता करेंगे टोटल स्टीरियो आइसोमर। अगर हमसे पूछ ले टोटल मतलब कि कितने जीआई हैं वो भी कैलकुलेट करो, कितने ऑप्टिकल हैं वो भी कैलकुलेट करो, उन दोनों का सम करके जो हमारे पास आता है उसको स्टीरियो आइसोमर कहा जाता है। तो इन दोनों का सम आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछेंगे हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर एनी पार्ट ऑफ कंपाउंड। इसके लिए कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका जीआई कितने हैं, 2। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि इसका ऑप्टिकल आइसोमर कितना है। अगर वो भी 2 आ जाता है तो 2 + 2 कितने हो गए, 4, मतलब स्टीरियो आइसोमर इसके हो जाएंगे 4। तो लास्ट में हम टेबल बनाएंगे जिसके अंदर जीआई भी होगा और ओआई भी होगा। तो जीआई + ओआई = एसआई स्टीरियो आइसोमर, ये लिखेंगे हम। तो वो टेबल बनाएंगे, उस टेबल को आप याद कर लेंगे तो आपको इस टॉपिक में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये पूरी कहानी है और ये दावा भी है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ ग्रेट डे। केमिस्ट्री गुरुकुल से मैं साइन ऑफ करता हूं, गंगेश कुमार। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।